हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग की इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन हम करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन करेंगे एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देख लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड टू अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम। मीन्स कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है वो हमें कौन बताता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि हमने पहले देखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां क्या था? प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता था। बट अब यहाँ क्या है? इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखिए, जैसे इसका फॉर्मूला भी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? यहाँ पर डिपेंडेंट फैक्टर है, और अब इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है? यहाँ पर इनकम है। इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज को हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई 100। और परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे? चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनिशियल इनकम मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट हो जाता है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। Q1 क्या है यहाँ पर? इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। थोड़ा सा ध्यान देंगे, Q1 यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है एंड Q2 क्या है? न्यू क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर Y2 माइनस Y1 मीन्स यहाँ पर Y1 क्या है? इनिशियल इनकम है, और Y2 क्या है? हमारी न्यू इनकम है। तो चेंज कैसे निकालते हैं हम? Y2 माइनस Y1 डिवाइड बाय Y1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा Y मल्टीप्लाई Y1 डिवाइड बाय Q1। तो एक बार थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि जो ये Y है यहाँ पर Y से ही क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में इनकम को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ Y1 और Q1 न्यू इनकम या फिर न्यू क्वांटिटी नहीं है, ये इनिशियल इनकम और इनिशियल क्वांटिटी है। हम हमारा मन करे तो इसको Q1 एंड Q भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, Y1 और Y भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, Q2 माइनस Q1 भी कर सकते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है कि हमें यहाँ न्यू में से इनिशियल को माइनस करना होता है, चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे वो इनकम हो। क्लियर? उसके बाद है डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। डिग्रीज मीन्स टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। 3 टाइप्स होते हैं, वैसे जनरली हम बोलते 3 हैं, होते 5 हैं। ठीक है, अब देखते हैं 5 कैसे होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब इनकम में जिस डायरेक्शन में चेंज आएगा आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में उसी डायरेक्शन में चेंज आएगा। मीन्स अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है। तो वो कौन सी इलास्टिसिटी होती है? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, और फिर है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, इनकम कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन दिखाता है? नेगेटिव। तो कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। उसके बाद है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। मीन्स इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो कौन सी होती है? जीरो इनकम इलास्टिसिटी। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी होता है नेसेसरी गुड्स के केस में, और नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के केस में, और पॉजिटिव होता है लग्जरी केस में भी हो सकता है और नॉर्मल गुड्स के केस में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है? 3 होती हैं। अभी देखिए मैंने बोला था 5, तो 3 ये हो गई है, और 1 ये एंड 1 ये हो गई ना 5। तो ये 3 कौन सी होती है? पॉजिटिव वाली। 1 होती है ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, देन होती है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, देन लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है डायग्राम। फर्स्टली है इन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी का, जिसमें OX एक्सिस पर है क्वांटिटी, OY एक्सिस पर है इनकम। देखिए यहाँ ये दिखाया गया है कि जितना इनकम में चेंज आता है, पहले इनकम थी OY, उसके बाद हो गई OY1, और पहले क्वांटिटी थी OQ, और अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? OQ1। तो इसका मतलब जितना चेंज इनकम में आता है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। तो इसका मतलब ये कौन सी इलास्टिसिटी हो गई है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद है इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 किस केस में? अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कम करते हैं। मीन्स जितना चेंज इनकम में आता है उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आता है। तो वो कौन सी होती है? इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी या लेस देन 1। क्लियर?
उसके बाद है ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन में क्या होता है, जितना इनकम में चेंज आता है उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आता है, तो वो कौन सी होती है, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन। क्लियर। उसके बाद है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। देखिए इसके डायग्राम की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, पहले ये था अपवर्ड और अब हो गया है ये डाउनवर्ड। देखिए पहले था अपवर्ड, अब ये कौन सा हो गया, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड किसको शो करता है, नेगेटिव रिलेशन को शो करता है, ये है लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। देखिए कैसे, पहले कितनी थी इनकम, 0 to 10 थी, और जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 4। जब हमारी इनकम बढ़ गई 20 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर कम हो गई है। तो मीन्स ये किस केस में होता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में होता है। इन्फीरियर गुड्स वो होती हैं जिनको हम मानकर चलते हैं कि घटिया क्वालिटी की होती हैं, या ये मान सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी इनकम कम होने की वजह से हमें यूज़ करनी पड़ रही हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो क्या हम घटिया क्वालिटी की या लो क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। अगर इनकम बढ़ती है तो हम ब्रांडेड गुड्स की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, मीन्स अच्छी क्वालिटी की गुड्स खरीदना पसंद करते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन्फीरियर गुड्स को छोड़कर ब्रांडेड गुड्स की ओर या अच्छी गुड्स की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए इनकम इलास्टिसिटी कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। क्लियर। उसके बाद आती है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। मीन्स अगर आपकी इनकम बढ़े या घटे, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसका मतलब ये कौन सी इलास्टिसिटी शो कर रहा है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ये किस केस में होता है, अगर हम बात करें नेसेसिटी गुड्स की केस में, जैसे कि अगर मेडिसिन का एग्जांपल लें, या फिर वो जिन पर हम हमारी इनकम का बहुत कम पार्ट खर्च करते हैं, जैसे कि मैच बॉक्स हो गया, नीडल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो अगर इनके प्राइस हमारी इनकम बढ़ जाए या घट जाए तो हम इनकी डिमांड को कम या ज़्यादा नहीं करते हैं। मेडिसिन का एग्जांपल लें तो हमारी इनकम कम है या ज़्यादा है, और अगर कोई पेशेंट है तो उसे मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे इनकम बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। बिल्कुल वैसे ही अगर मैच बॉक्स का एग्जांपल लें या नीडल का एग्जांपल लें, तो ये बहुत, इन पर हमारी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट खर्च करते हैं, तो हमारी इनकम बढ़ती है या घटती है तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनके लिए इलास्टिसिटी कैसी रहती है, जीरो रहती है। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने अलग से ही बताया है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सी गुड्स हैं जिनके लिए इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है या लेस देन 1 होती है या 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट दिया है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। याद रखेंगे कि पॉजिटिव वर्ड किसके लिए है, नॉर्मल गुड्स के लिए। मीन्स नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। अगर पॉजिटिव कभी बोला जाता है तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन 1 की, 0 की बात करेगा, सॉरी, मीन्स ग्रेटर देन 0 होती है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर। तो ये इलास्टिक ही होती है। उसके बाद आती है एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स वो होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, इन्हें कंज्यूम करना ज़रूरी होता है, तो इनके लिए इन इलास्टिक होती है और ये लेस देन 1 होती है हमारी। ठीक है, मीन्स 0 नहीं होती है, लेस देन 1 होती है। अब यहाँ बात आ रही है परफेक्टली इन इलास्टिक की। देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एसेंशियल गुड्स के केस में इलास्टिसिटी लेस देन 1 और परफेक्टली इन इलास्टिक या फिर न्यूट्रल गुड्स के केस में होती है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन न्यूट्रल गुड्स में हम वो मान रहे हैं कि जिनके बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिनको कंज्यूम करना ज़रूरी है, चाहे इनकम बढ़ जाए चाहे घट जाए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारी मेडिसिन। ठीक है, तो उसके लिए होती है परफेक्टली इन इलास्टिक। और अगर इन इलास्टिक बोला जाता है तो हम बोलेंगे कि एसेंशियल गुड्स या फिर लेस देन 1। क्लियर। उसके बाद अगर ग्रेटर देन 1 पूछा जाए तो ऑलवेज लग्जरी गुड्स, इसका मतलब हाईली इलास्टिक होती है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 होगी तो वो लग्जरी गुड्स होंगी। क्लियर। उसके बाद अगर बोला जाए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, तो जब इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 या नेगेटिव हो तो कौन सी गुड्स हैं, वे इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, वो होंगी इलास्टिक। आई होप ये समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से डिस्कस करेंगे। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्रॉस इलास्टिसिटी किस केस में होती है, जहां पर 2 गुड्स होती हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं चाहे वे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। उनकी रिलेशन को देख लेते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्स। मीन्स यहाँ पर 2 गुड्स होंगी, गुड एक्स एंड गुड वाई, कुछ भी हो सकते हैं, ए बी एक्स वाई। तो यहाँ पर 2 गुड्स ले रहे हैं हम, अगर यहाँ पर x के प्राइस में चेंज आता है तो y की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाएगा।
अगर y के प्राइस में चेंज आता है तो x की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। मींस एक गुड का हम प्राइस देखते हैं, दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मान रहे हैं कि y गुड के प्राइस में चेंज आता है, उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x में कितना चेंज आएगा, तो ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ x डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ y, ओरिजिनल, फिर डिवाइड किससे करेंगे, ओरिजिनल प्राइस ऑफ y से, मल्टीप्लाई 100 से 100 कट हो जाता है। ये बिल्कुल अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था पीछे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी जैसा है। हम इसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला भी करके आए हैं, बिल्कुल सेम है। बस चेंज यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें एक्स गुड की क्वांटिटी डिमांडेड देखनी है और वाई गुड की प्राइस देखनी है, ठीक है। मीन्स एक गुड का प्राइस होगा तो अदर की क्वांटिटी डिमांडेड होगी, तभी हम उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाय में डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाई पी वाई डिवाइड बाय में क्यू एक्स, ठीक है। यहाँ पे गुड है एक्स एंड वाई, दो गुड्स है। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये भी 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव किस केस में होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं टी एंड कॉफी। अगर टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम किस गुड की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी की ओर। क्यों, क्योंकि कॉफी टी को सब्स्टिट्यूट गुड है, मीन्स सब्स्टिट्यूट कर देता है वो टी को। अगर टी नहीं मिल पा रही है तो हम कॉफी पी सकते हैं। ऐसे काफी एग्जांपल हैं, जैसे कि सैंडल एंड चप्पल हो गई है, एंड जींस या फिर पजामा हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स अगर एक गुड अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे ले सकते हैं, जैसे कि हम पहले की वीडियोस में देख रहे हैं ग्लूकोज एंड लेमन वाटर का हमने एग्जांपल लिया। तो यहाँ हम टी एंड कॉफी का ले रहे हैं। तो अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम टी की जगह हम कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी की ओर। तो इसका मतलब हमारी कॉफी की डिमांड क्या बढ़ जाएगी। तो ये क्या, कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में है। क्लियर। तो इसका मतलब अगर हमसे ये पूछा जाए कि पॉजिटिव रिलेशन या फिर पॉजिटिव इलास्टिसिटी, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि इलास्टिसिटी मैं लेती हूँ +3, तो इसका मतलब अगर ये बोला जाए कि बताइए ये कौन सी गुड्स होंगी, तो हम बोलेंगे ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव शो की गई है। क्लियर। इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ओ एक्स एक्सिस पर है डिमांड फॉर कॉफी एंड ओ वाई एक्सिस पर है प्राइस ऑफ टी। अगर टी के प्राइसेस ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो जाते हैं तो कॉफी की डिमांड ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। तो इसका मतलब कैसी है यहाँ पर इलास्टिसिटी, पॉजिटिव है। क्लियर। आगे मूव करते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव किस केस में होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होगी। अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट फॉल इन द डिमांड ऑफ अनदर कॉमोडिटी बिकॉज बोथ आर डिमांडेड जॉइंटली। मतलब ऐसी गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, जिनको हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, अगर उन्हें अलग कर दिया जाए तो उनका कोई यूज नहीं रहता। अगर पेन हम चला रहे हैं और पेन में इंक ही नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। कार हम लेते हैं, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर वॉच हम डालते हैं, सेल नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। ये सब क्या है, ऐसी गुड्स हैं जिनको हम जॉइंटली यूज करते हैं या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो अगर पेन के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम पेन को खरीदना बंद कर देंगे। अगर पेन नहीं खरीदेंगे तो क्या हम इंक को खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो इंक की डिमांड क्या है, कम हो गई। कौन सा रिलेशन है यहाँ पर, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो कौन सी गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसका एग्जांपल लेके ऐसे बताते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि -3 है इलास्टिसिटी, तो बताइए वो कौन सी गुड्स होगी, तो वो होंगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा है। तो ये कौन सा दिखा रहा है हमें, नेगेटिव रिलेशन को बता रहा है। नेगेटिव किस केस में होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होगा। क्लियर। तो यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर है डिमांड फॉर इंक एंड ओ वाई एक्सिस पर है प्राइस ऑफ पेन, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब पेन के प्राइस ओपी थे, ओपी से ये OP1 हो गए हैं, तो इंक की क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से कम होकर Q1 हो गई है। तो ये कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव है। क्लियर। आगे देखते हैं जीरो। जीरो का मतलब क्या है कि अगर एक गुड के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीज होती है प्राइस, तो अदर गुड्स की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, मीन्स उसका कोई इफेक्ट नहीं है उस पर। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है घी एंड अदर हैं शूज़। अगर घी के प्राइसेस बढ़ते हैं या फिर कम हो जाते हैं तो शूज़ की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस घी का, ठीक है। घी आ रहा है हमारे घर में, नहीं आ रहा, शूज़ पर कोई इफेक्ट नहीं है उसका। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड, मीन्स जब वो रिलेशन ही नहीं है उन गुड्स में, तो कौन सी इलास्टिसिटी होगी, वो जीरो।
ठीक है, तो डायग्राम से भी शो हुआ है, डिमांड फॉर शूज ओ एक्स एक्सिस पर है, ओ वाई एक्सिस पर है प्राइस ऑफ घी। अगर यहाँ पर घी के प्राइस ओ वाई से ओ वाई 1 हो जाते हैं या ओ वाई 0 हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई इफेक्ट नहीं है शूज की। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी इलास्टिसिटी है, 0। क्लियर। आगे यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से दिखाया है, इफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0, अगर बोला जाए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब गुड्स कौन सी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और अगर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 है तो कौन सी गुड्स हैं, इंडिपेंडेंट, मीन्स कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 0 है तो इसका मतलब कौन सी गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किस केस में होता है, सब्स्टिट्यूट में, और नेगेटिव किस केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। क्लियर। आगे आती है अब एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देख लेते हैं, बहुत इजी है। इसका मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट पे जो आप खर्च करते हो उसके कारण डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ता है वो कौन बताता है हमें, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इजी है। द एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ गुड्स डिमांड टू चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग, मीन्स एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च किया है उसके कंपेरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है वो कौन बता रहा है हमें, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे पहले हम प्राइस का इफेक्ट देख रहे थे, इनकम का इफेक्ट देख रहे थे, रिलेटेड गुड्स का इफेक्ट देख रहे थे, अब हम एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट देखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है, एडवर्टाइजमेंट है, और डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो यहाँ डिग्रीज दी हैं इसकी। और अगर बोला जाए कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 है तो ये किस केस में होगा, मीन्स एडवर्टाइजमेंट पर कितना भी खर्च करें हमारी सेल पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अगर जितना हम एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं सेल में उतना ही अफेक्ट होता है, मीन्स उसी डायरेक्शन में वो बढ़ती है या घटती है, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है, इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट पर जितना खर्च किया जाता है, लाइक हम 40% का खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पर और उसके कंपैरिजन में सेल पर इफेक्ट आ रहा है 50% का, ठीक है, मीन्स सेल चेंज हो रही है 50% से, तो इसका मतलब कौन सी इलास्टिसिटी है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट पर हम खर्च कर रहे हैं 50%, मीन्स एडवर्टाइजमेंट पर में चेंज है 50% का, बट सेल में चेंज आ रहा है 20% का, तो इसका मतलब ये कौन सी इलास्टिसिटी है, लेस देन 1। ठीक है, व्हेन इंक्रीज इन सेल्स इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मीन्स जितना हमने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया है उसके कंपैरिजन में सेल में कम अफेक्ट होता है, कम चेंज होता है, तो इसका मतलब वो है लेस देन 1। क्लियर। उसके आगे आप देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, देखिए सबसे पहले -2 ही देखते ही हम ये समझ जाएंगे कि ये माइनस की बात कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेगा, तो यहाँ से दो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड, द प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्स एंड डिमांड इज क्रॉस प्राइस इलास्टिक, तो ये देखिए हमसे पूछ रहा है, एक तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, बिल्कुल ये तो करेक्ट है, उसके बाद डिमांड इज क्रॉस प्राइस इलास्टिक, ये प्राइस इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक, ये इलास्टिक है क्योंकि चेंज आया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, सी। क्लियर। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है इनकम की वजह से। ठीक है, इनकम का इफेक्ट दिखा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए, क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम। क्लियर। उसके बाद फॉर एन इंफीरियर गुड विद अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, कह रहा है कि इंफीरियर गुड्स है और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, तो क्या करेक्ट है इनमें से, तो फर्स्ट ऑप्शन है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हमसे दोनों पूछ रहा है, प्राइस के बारे में भी पूछ रहा है और इनकम इलास्टिसिटी के बारे में भी पूछ रहा है। अभी हमने देखा इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि इंफीरियर गुड्स को हम इनकम बढ़ने के बाद कंज्यूम करना पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। तो एक आंसर तो हमें यहाँ से मिल गया कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नेगेटिव होगी, मीन्स अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, और अगर प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा, तो ये इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव होती है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव किस केस में होती है, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो वो होती है गिफिन गुड्स के केस में। क्लियर।
आगे है व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर एक्स। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हुई है और हमें ये पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर यहाँ बोला है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड मीन्स मान लेते हैं वाई के प्राइजेस अगर फॉल कर रहे हैं तो डिमांड ऑफ एक्स क्या करेगी, फॉल करेगी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी हो गया। क्लियर। उसके बाद है फॉर इंफीरियर कमोडिटी इनकम इलास्टिसिटी इज, अभी हमने देखा इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आगे है अ नेसेसिटी इज डिफाइंड एज ए गुड हैविंग, कह रहा है कि नेसेसिटी गुड्स होती हैं उनमें नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है या फिर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है या फिर इलास्टिसिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यस, नेसेसिटी गुड्स वो होती हैं जिनके लिए इलास्टिसिटी 0 से 1 के बीच होती है। क्लियर। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 0 to 1। ठीक है। उसके बाद है इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो इट शोज दैट द कमोडिटी इज, कह रहा है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम है मींस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज बहुत कम आता है, ठीक है, अफेक्ट बहुत कम पड़ रहा है, तो क्या शो करता है, वो कौन सी गुड्स होगी, नेसेसिटी है, लग्जरी है, या हैज लिटिल इंपॉर्टेंस इन बजट लाइन। यस, वो होंगी नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स के केस में हम चेंज करना पसंद नहीं करते हैं। लग्जरी गुड्स में हाईली इलास्टिक होती है, तो ये आंसर नहीं है। उसके बाद हैज लिटिल इंपॉर्टेंस इन टोटल बजट, बिल्कुल, मतलब जिन हम बजट, मतलब हम ये मान रहे हैं कि हम इनकम उन पर बहुत कम खर्च करते हैं। जैसे कि हम मैच बॉक्स या निडल का एग्जांपल ले रहे थे तो उन पर हमारी इनकम का बहुत कम पार्ट खर्च किया जाता है, तो इसका मतलब उनके लिए हम कम इलास्टिक होते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है, डी, ए एंड सी, मतलब हमारी इनकम का कम पार्ट खर्च हो रहा हो या फिर नेसेसिटी गुड्स हो, उसके लिए हम हमारी जो इलास्टिसिटी है वो वेरी लो रहती है। क्लियर। उसके बाद आता है व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी एंड इज ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी हो तो इसका मतलब कौन सी गुड्स होंगी, वे होंगी लग्जरी गुड्स। ठीक है। उसके बाद है इफ टू कमोडिटीज परफेक्टली सब्स्टिट्यूट मीन्स कॉम्पिटिटिव है। सब्स्टिट्यूट का मतलब अभी हमने देखा सब्स्टिट्यूट के लिए कैसी इलास्टिसिटी होती है, पॉजिटिव होती है, मीन्स अगर प्राइस बढ़ रहे हैं एक के तो डिमांड भी बढ़ेगी दूसरे की, ठीक है, पॉजिटिव होगी। द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन दैम भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, अभी हमने देखा। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।